इस खास प्रोग्राम में हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। कहते हैं कि आसमान में अनेक तारे होते हैं, लेकिन हमारी नजरें उस एक ध्रुव तारे पर आकर टिकती है जो उज्जवल होकर चमकता है। ऐसे ही आम जिंदगी में सैकड़ों करोड़ों लोगों के बीच वो एक ही शख्स होता है जो अपने काम के दम पर चमकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो साहस और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल है, जिन्होंने अपने दम पर देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपना परचम लहराया है। उन्हें कहा जाता है लेडी सिंघम। महाराष्ट्र के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में वो विशेष पुलिस महानिरीक्षक के पद पर है। प्लीज वेलकम शारदा राउत। शारदा जी, आवाज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इतना बड़ा टाइटल लेडी सिंघम, बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है। कैसा महसूस करती हैं इस टाइटल के साथ? अच्छा लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ काम करने का मौका मिला और जो जो कुछ काम मिला हर टास्क में जो जो प्रोफाइल हैंडल किए उसमें वो काम करते समय बहुत अच्छा लग रहा है एंड आगे भी करते रहेंगे। तो इसकी मतलब तैयारी होती है आईपीएस की, और आप मतलब आपने 283 रैंक हासिल किया है ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम देकर, और उसके बाद आपने ये चुना कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन किया। तो ये बचपन से ही था? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपकी वो जो सोच है ना, वो मुझे बड़ी टच कर गई कि इंसान जो है वो दो ही चीजों पे भागता है इमरजेंसी में, या तो डॉक्टर या फिर पुलिस के पास। तो ये बचपन से था कहीं ना कहीं अंदर कि इन दोनों में से ही कोई फील्ड चूज करनी है? देखिए हर इंसान जब भी अपनी एक उम्र के बाद तय करता है कि उसको किसी न किसी फील्ड में जाना है और पढ़ाई करते करते समय पब्लिक सर्विस के प्रति एक लगाव सा निर्माण हो गया और फिर डिसाइड किया कि नहीं हमें इस सर्विस में आके कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो स्टार्टिंग में एक होता है कि मैं भी एक गांव से आई हूँ, तो थोड़ा लड़कियों को रहता है कि जल्दी से सेटल हो जाए, तो घर वालों की इच्छा थी कि मैं एक टीचर बन जाऊँ। तो एक था कि वो आफ्टर 12th फॉर्म्स वगैरह लाए थे उन्होंने कि नहीं आप एक अच्छी टीचर बनो, क्योंकि लड़कियों के लिए वो बहुत अच्छा होता है और इमीडिएट आफ्टर 12th 2 साल के बाद आप टीचर का कोर्स करो तो नौकरी तो पक्की हो जाती है और फिर शादी करके आप आराम की ज़िंदगी भी जीते हो, क्योंकि सिर्फ स्कूल में जाना रहता है। बट सम हाउ उस टाइम पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता चला और एक इच्छा उत्पन्न हुई कि नहीं इसमें कुछ करना है, तो उसी हिसाब से फिर इस जर्नी में आ गई एंड मुझे लगता है कुदरत ने भी साथ दिया। जितनी मेहनत की मुझे मतलब वो पास होने के बाद वो सक्सेस भी मिल गया तो अच्छा लगा, मतलब एक मौका मिला कि जिसमें हम कुछ करके दिखा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक सर्विस में आप लोगों की सेवा कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जाके मतलब आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप टीचर्स बनो। टीचर्स का तो बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, बट इस सर्विस में आपको थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप जाके एक जो भी कुछ गवर्नमेंट के साथ आप अच्छा काम कर सकते हो, जिम्मेदारियाँ होती है एंड आपको एक बड़े स्तर पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो मुझे लगता है अगर आपकी एक राइट एटीट्यूड और राइट एफर्ट्स अगर रहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो समाज के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म ये आपको सिविल सर्विसेज में मिलता है। जी श्रद्धा जी, आपने कहा कि पेरेंट्स तो चाहते थे टीचर बन जाऊं, लेकिन आप आ गए सिविल सर्विसेज में। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काफ़ी कुछ करना चाहती हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, देश की सेवा भी करना चाहती हैं, लेकिन आप मना पाए अपने परिवार वालों को। बहुत सी महिलाएं नहीं मना पाती अपने परिवार वालों को कि आखिरकार वो कैसे अपना रास्ता बदलें। तो उन महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से डटी रहें कि हाँ मुझे तो टीचर नहीं बनना है लेकिन मुझे देश की सेवा करनी है? आपने बहुत सही कहा। देखिए मैं अभी जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी गर्ल्स है सबको मैं एक पक्का अच्छी मतलब दिल से बोलना चाहती हूँ। देखिए पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स गलत नहीं होते, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि कुदरत ने अगर हमें ये जन्म दिया है एक महिला का, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के एक केयरिंग एटीट्यूड होता है लड़कियों के प्रति। उनको लगता है कि नहीं
लड़की 7 बजे से पहले घर पे आनी चाहिए, रात में बाहर नहीं जाना चाहिए और संभल के रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कभी कभी हम इसके ऊपर ना बगावत कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, दे आर ऑल्सो राइट, पेरेंट्स आर ऑल्सो राइट। एक हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें उनको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे याद है, मतलब इन माई केस आई विल जस्ट टेल यू द एग्जाम्पल। मेरा रूरल बैकग्राउंड था, और जब भी मेरा जो ट्रैवलिंग होता था, क्योंकि मैं नासिक के एक छोटे से गांव से थी, तो 20 किलोमीटर्स मुझे बाय बस आना पड़ता था कॉलेज के लिए। और जब मैंने कॉमर्स लिया तो शाम के लिए कभी कभी बस नहीं मिलती थी, होता है ना, लेट होता है आपको, कभी कभी रात को 8 बजे की बस मिल जाती। तो मेरे फादर मुझे बस स्टॉप पे लेने के लिए आया करते थे। तो मैं उनको हर बार बोलती, आप क्यों आते हो? तो नहीं, बोले नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रहता है रास्ते में, आपको साथ में होना चाहिए। तो जब भी मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी शुरू की, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, देखो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, है ना, तुम घर से बाहर जा रही हो पढ़ाई के लिए, ट्यूशन्स के लिए जा रही हो, बट ईमानदारी के साथ काम करना। तुम जिस ट्रस्ट के साथ हम तुमको बाहर भेज रहे, उसी ट्रस्ट के साथ तुम पढ़ाई करना। देखिए, ये आप पढ़ाई में ईमानदारी का शब्द बहुत, मुझे उस टाइम पे ये लगा कि ईमानदारी पढ़ाई के टाइम पे क्या होती है। इसका क्या पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई होती है, connection? बट उनका ये था कि तुम लड़की हो और तुम हमेशा ये महसूस करना कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, भले मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगे, बट तुम हमेशा जो भी कोई गलत काम करोगी, तुम हमेशा ये फील करो कि योर पेरेंट्स आर विथ यू। एंड तुम इमेजिन करो, अगर ये तुम्हारे साथ अभी इस रूम में है, या इस क्लास में है, या इस रास्ते पे है, और वो तुम्हें देख रहे, तो वो तुम्हें क्या फील होगा, वो क्या सोचते तुम्हारे बारे में। तो तुम जिंदगी में कभी गलत काम नहीं कर पाओगी। तो वो आज भी मैं वो मेरी मतलब आपकी जिंदगी का दिमाग में वो पार्ट हो जाता है। आप कहीं पे भी चलते हो ना, तो आप ऑलवेज थिंक करते हैं मेरे साथ कोई है, somebody is looking at me, एंड फिर आपसे कभी गलत काम नहीं होता। तो मुझे लगता है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो देन आई एश्योर्ड माई पेरेंट्स कि नहीं, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, यू विल ऑलवेज फील प्राउड अबाउट मी। तो आप मतलब मेरा बोलने का ये इम्पोर्टेंस है कि आप ना पेरेंट्स, जब भी आप कोई आपकी इच्छा होती है कि मुझे जीवन में ये करना है, आप कभी भी कर सकते हो, एज का कोई सवाल ही नहीं। तो जब भी आप घर से बाहर निकल के कुछ हासिल करने की कोशिश करते हो, तो आपका एक इम्पोर्टेंट काम है कि आप पेरेंट्स को विश्वास दिलाओ कि आप सही पे। हाँ, मैं कोई कुछ गलत नहीं करूँगी, जस्ट बी विथ मी, हैव ट्रस्ट विथ मी, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो वो विश्वास देना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते, वहीं पे उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते या बगावत करते, तो वो थोड़ा सा, वो भी आप इच्छा दिखाओ, बगावत तो हमने भी की। मैं वही सोच रही थी कि छोटी उम्र में इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको बगावत नहीं करनी है, किस तरह से उन्हें कन्विंस करना। बिकॉज आई रिमेम्बर जब भी मेरा वो टीचर का फॉर्म घर पे आया था ना, 3 times आई टीयर इट कि मुझे नहीं करना है, तुम लोग मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे नहीं बनना है, मुझे कुछ और करना है। मैं ऐसा नहीं, मतलब टीचर्स को मेरा बहुत, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आज इस मकाम पे हूँ मैं तो उनकी ही मतलब आशीर्वाद के साथ हूँ कि जो जिस तरह से उन्होंने ट्रस्ट दिया और मेरे लिए मेहनत की। क्योंकि स्कूल में जितने भी अच्छे टीचर्स मिले, बहुत मेहनती थे और बहुत उन्होंने मेहनत करवाई हमसे। तो लेकिन एक तो होता है नहीं कि आपको कुछ अलग आपकी चाहत होती है, तो अगर आपकी चाहत है तो आप करो, बट उसके लिए मैंने बोला ना कि आपको सबको साथ में लेके चलना रहता है, वो जो था ना, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल वही किया आपने, अपने तो परिवार को साथ लेके चली। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, एक तो रूढ़िवादी सोच है जो उन्हें रोकती है, दूसरी एक सुरक्षा भी बहुत अहम मुद्दा हो जाता है। महिलाएं खुद भी डरती हैं कि सुरक्षा, क्या हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इस वजह से भी वो एक बैक फुट ले लेती हैं कि नहीं, जो परिवार कह रहा है वही सही होगा, हमें अपनी सुरक्षा भी तो देखनी है। परिवार भी उसी बात की चिंता करके कहता है कि बाहर मत निकलिए क्योंकि सुरक्षित ना रहें आप शायद। तो जब अब बाहर निकलने का फैसला ले ही लिया है, तो किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है? देखिए, आप कौन से फील्ड को चूज़ करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक फील्ड के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको नाइट ड्यूटीज़ रहती है और आपको लेट आवर्स काम करना रहता है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो उसके भी अलग चैलेंजेस है। तो मुझे लगता है आप अपने जिस फील्ड में जा रहे हो उसको आप समझो, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फील करो, एंड उसके हिसाब से आपकी जो जीवन शैली है उसको अपनाओ। तो मुझे लगता है कि हर एक के, देखिए, समाज में हम ये नहीं बोल सकते कि हम असुरक्षित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बट आपके जो जीवन में एक हैबिट्स होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मुझे लगता है अगर आप गुड हैबिट्स के साथ अपनी जीवन शैली को रखते हो तो आपके साथ सब मतलब आप प्रोटेक्टेड ही रहते हो। तो आप गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स जीवन में आपको उस तरह से ले जाती है। आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भी चले जाओगे और नॉट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में चले जाओगे, और ये दोनों के लिए लागू होता है। मतलब मैं इसमें कोई लड़का लड़की ऐसा ये नहीं Gender भेदभाव हाँ। नहीं कर सकते आप। आज की तारीख में अगर बच्चे भी बुरी आदत का अगर होते लगती उनको तो उसमें भी वो शिकार हो जाते हैं। तो हमें वो गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स रखना बहुत ज़रूरी है, और उसी हिसाब से हम अगर अपनी आदतों को रखेंगे तो मुझे लगता है लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, एवरीवन हैज़ टू फेस इट, एंड उसमें हो जाता है आपका। शारदा जी, आप महाराष्ट्र की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में स्पेशल मतलब कहते हैं ना कि विशेष पुलिस महानिरीक्षक हैं, और उसमें आज की जो जनरेशन है ड्रग्स को लेके इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से वो घुसे हुए हैं कि क्या आपका उनके लिए एक मतलब कहते हैं ना कि कैसे रोकने के लिए आपकी टीम उनको काम करती है कि ये ड्रग्स में ना फंसे, क्योंकि जैसा आपने अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बताया कि फादर को विश्वास था कि सही रास्ते पे चलना, तो ऐसा कुछ जो आप पेरेंट्स को कह सकें कि ये एक चीज है, अगर आप अपने घर से ये चीज शुरू करते हैं तो शायद आप बच्चों को उस रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। देखिए, अभी नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट का काम करते करते हुए मुझे जो चीज़ें मतलब महसूस हो रही है, इसमें जो आज की जो जनरेशन है इसमें ना प्रेशर बहुत आ रहा है। एक होता है कि मतलब क्यों बच्चे इसे ड्रग्स के इसमें नशे में चले जाते हैं। एक तो होता है उनका एक पीयर प्रेशर होता है, जी मतलब साथ में कर रहे हैं ना, हम हाँ, भी तो क्यों करना ना ही करें, पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, राइट, नहीं तो मुझे ग्रुप से हटा वॉकआउट देंगे, कर हाँ, अब देंगे अकेले या पड़ोगे। अकेले मतलब आई विल बी ऑड मैन आउट। मैंने भी सुने तो ऐसे वो जवाब। वाली थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ पढ़ाई का प्रेशर होता है, या तो उनको मतलब फेल हो जाते हैं तो उनको उस तरह से एक वो होता है ना कि उस चीज़ को से वो कैसे ओवरकम करे, राइट, उस वजह से भी कुछ करते हैं। दूसरा वो सोशल गैदरिंग्स में बस जस्ट फॉर द मतलब ऐसा Fun. लगता है कि क्यों एक बार तो लेना है, राइट, वाई वी कैनॉट हैव ओनली वंस फॉर फन। बट वो वंस नहीं होता, फिर वो आपको मतलब वो घेर लेता है। तो इसीलिए मतलब मेरा यही रहेगा कि किसी भी प्रेशर में नहीं आना है। वो आदत एक बार नहीं होती है, वो एक बार हाँ, अगर लग गई तो वो लत है। इट इज़ लाइक मतलब वो चेन रिएक्शन है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो Right. इसीलिए मैं पेरेंट्स से भी यही ये करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। चेक करिए कि उसका बिहेवियर क्या है, कौन सी संगत में जा रहे हैं, कौन से टाइम पे आ रहे हैं, वो किसी इसमें स्ट्रेस से तो नहीं गुजर रहा है। उसको सपोर्ट करिए, उसको ये करिए, और बाकी तो हम अपना काम कर ही रहे। तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके ऊपर। और मैं तो यही यंग जनरेशन को बोलिए कि आप में जुनून है, राइट, एक पावर है, उस पावर को आप अच्छी काम के लिए यूज़ करिए। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि जो यंग जनरेशन है, अगर हमारे इसमें 100% अगर हम बोलते हैं कि वी आर हैविंग, हमारी एनर्जी लेवल 100% है, उनकी तो वो थाउजेंड्स में होती है। बिल्कुल अगर आप उसको राइट वर्क और राइट पर्पस के लिए यूज़ नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगी। वो नहीं करना कभी भी। आप जीवन में एक अच्छा सा मोटिवेशन रखो, आपको जीवन में क्या हासिल करना है वो रखो, और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते ही है। किसी की लाइफ इतनी सिंपल नहीं रहती कि उसको बस सब गुड़ी गुड़ी और सब एकदम रेडीमेड था और जीवन में हासिल हो गए। आप किसी की भी कहानी सुन लीजिए, तो वो मुझे लगता है कि वो उन्होंने करना बहुत ज़रूरी है, और किसी ऐसे ड्रग्स का इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। आप स्ट्रगल करो, अच्छा सा हो जाएगा, और उसी में भी एक संघर्ष में भी एक जीवन का एक अलग ही Right. मज़ा है। तो शारदा जी, जैसे आपकी जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी ऐसी मुहिम चला रही है एंटी ड्रग्स को लेके, जहाँ पे युवाओं को आप रोक सके, तो क्या कुछ ऐसी रणनीतियां हैं या क्या कुछ आपका टास्क है इस चीज को लेके? सी इसमें जो हमारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसमें हम लोग एक 3 लेवल की स्ट्रैटेजी कर रहे काम कर रहे हैं। उसमें जैसे एक होता है रूथलेस अप्रोच। रूथलेस अप्रोच में हम लोग अगेंस्ट जितने भी ये ड्रग्स का जो इलिसिट कोई अगर प्रोडक्शन कर रहा है या कोई सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई क्लैंडस्टाइन लैब्स अगर है
तो उसको बर्खास्त करने में, उसको ध्वस्त करने में हमारा काम हम कर रहे हैं। दूसरा एक होता है हमारा, दूसरे लेवल पे है एक अपना हार्म रिडक्शन। हार्म रिडक्शन में जैसे हम लोग ये जो आदतें हैं ये युवा में कैसे कम हो, उसके लिए हमारे जो होता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, इस लेवल पे हमारा काम चल रहा है। और एक हमारा दूसरा एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी है उसमें, जिसमें हम लोग कि सारे मतलब एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में कैसे काम करें, बिकॉज नारकोटिक्स में पुलिस के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स को भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, तो ये सब लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्शंस हो रहा है, तो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार को तो आपने मना लिया था, माता पिता को मना लिया था, उन्हें कन्विंस कर लिया था, बाद में जब आगे बढ़े आप, शादी हो जाती है, उसके बाद भी कई सारी जिम्मेदारियां जो एक महिला के ऊपर आ जाती हैं, तो किस तरह से वो वर्क लाइफ बैलेंस आपने मैनेज किया, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है। यस, देखिए मुझे लगता है जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है राउंड द क्लॉक होता है, सेम वे पुलिस डिपार्टमेंट का भी वैसा होता है कि राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता है। जब अकेली थी शादी से पहले तो इसको बहुत मतलब थॉरोली एंजॉय किया, एकदम नाइट राउंड्स एंड ऑल एवरीथिंग। लेकिन जब शादी के बाद और खासकर जब बच्चे मतलब जब फर्स्ट बेबी के टाइम पे कंसीव किया तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज वो ऑड टाइम पे आपको केयर करना पड़ता है। एंड फिर आपको उसमें मतलब प्रेगनेंसी में भी अगर साउंड स्लीप नहीं रही, क्योंकि आप जितना स्ट्रेसफुल काम करोगे, जितना कॉल्स आते रहेंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कॉल्स आते हैं जब आप एग्जीक्यूटिव में रहते, कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक कॉल्स रहते हैं, तब थोड़ी दिक्कत हुई। फिर जब एक चीज़ मैंने यही बोला कि जैसे हम लोग हर बार बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, दैट सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल, जी, that behind every successful woman there is a man. तो पार्टनर का सपोर्टिव होना वो कितना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, एंड ही शुड अंडरस्टैंड योर जॉब रिक्वायरमेंट्स, ही शुड प्रोवाइड द सपोर्ट लाइक दैट। एंड आई थिंक आई वाज लकी इनफ, सो my husband supported me a lot. And the best part जब मतलब दोनों बेटों के टाइम पे मैंने आफ्टर 4 months इमीडिएट ड्यूटी ज्वाइन किया है, एंड क्रेडिट गोज टू माय मदर एंड मदर इन लॉ। तो दोनों ने मतलब होता है ना कि साइड बाय साइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, उनका सपोर्ट रहा, और उन्होंने मतलब बच्चों को संभाला। एक था कि मैं अगर बाहर चली गई तो होता है कि घर पे मतलब मदर या मदर इन लॉ साथ में रही और उन्होंने पूरा उनको संभाला। तो यही मैंने बोला कि कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अब आपको मतलब ये एक चीज़ होती है कि अगर वो आपके साथ है तो ऑब्वियसली आप उनको सिर्फ आपके हेल्प के लिए नहीं ले सकते हो ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो। तो जैसा कहते हैं ना कि अ विलेज इज रिक्वायर्ड टू रेज अ चाइल्ड, करेक्ट। तो आपको भी मतलब पेरेंट्स की पूरी केयर करनी पड़ती है, एंड उनका जो भी कुछ रहता है ऑब्वियसली वो करना भी चाहिए, आपका परम धर्म भी है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे जो आज के जो न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं तो पेरेंट्स को मतलब सेवा करने से वो हिचकिचाते हैं, हॉस्पिटल में जाना या उनका कुछ भी ट्रीटमेंट्स वगैरह रहता है वो काम नहीं करते। मतलब आप चाहते हैं कि पेरेंट्स आपके साथ रहे, बट जब वो हेल्दी तब रहे, है ना। जब वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप पेरेंट्स की सेवा नहीं करेंगे, तो ये गलत है ना जी। तो वो सब आपको करना चाहिए। तो आपके अच्छे टाइम के साथ रहेंगे वो, तो ऑब्वियसली जब उनका हेल्थ के इश्यूज रहेंगे तो आपको उनके साथ में रहना ही चाहिए। तो मुझे लगता है दोनों के साथ आप जुड़ते रहोगे तो जर्नी अच्छी रहती है। राइट। आपने प्रेगनेंसी की बात की ना कि जब आप शादी से पहले अलग होते हैं और आपकी लाइफ शादी के बाद बदल जाती है, तो आपके बारे में ये सुना है कि आपने जो है मैटरनिटी लीव भी एक तरीके से नहीं ली, कि नहीं मुझे मतलब आपका एक स्टेटमेंट था कि एक हार्ड वर्किंग वुमेन जो है वो कभी शांति से घर पे नहीं बैठ सकती, उसको तब भी अपना काम और मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तरफ आप अपनी प्रेगनेंसी और बच्चे को संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा जॉब जो कंटिन्यूसली आपको स्ट्रेस और इस तरीके दोनों चीजें, मतलब इसके पीछे कोई था जो आपको इंस्पायर किया हुआ है, जिसने चाहे आपकी मदर फादर, ये कहाँ से आया जज्बा कि ये दोनों चीजें मैनेज होंगी विदाउट एनी लीव? देखिए
मुझे लगता है कि जब हमारा भारत का भी हम इतिहास देखते हैं, है ना, रानी झांसी की रानी Right. के बारे में हम देखते हैं कि उसने कैसे अपने बच्चे को पीठ पे Yeah, right. रख के वो हॉर्स राइडिंग करती थी और वो वॉर पे चली जाती थी। अहिल्याबाई होळकर का भी हमने सुना है। जी जो जितने भी हमारे रोल मॉडल्स आप Right. देखो, जो इंडिया में हम जिनको माता समान या जिनको हम पूछते हैं, जी उसके बाद आप देखोगे कि जैसे अपनी जो है ये सावित्रीबाई फुले, आज भी हम बोलते हैं कि हम सावित्री चले की, तो सावित्रीबाई फुले जी उन्होंने कितना संघर्ष किया। जब वो मतलब पढ़ाई के लिए भी उनकी वजह से अगर आज हम बैठे हुए हैं, Exactly. मैं तो उनको ये करती बिल्कुल। हूँ कि आज हर मकाम पे अगर है, आप देखोगे उन्होंने पहला जो स्कूल निकाला था 1848 में निकाला था पुणे में, राइट, और उससे लेके आज तक मतलब 200 साल का जर्नी पकड़ के चलिए। आज जितने भी मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देख रहे हैं इंडिया में, 2 राष्ट्रपति तो महिलाएं हो गई, प्राइम मिनिस्टर भी हो गई, मुख्यमंत्री भी हो गई। आज ऐसा कोई फील्ड हमने नहीं देखा है कि जहाँ पे महिलाओं का प्रभाव नहीं है और वो काम कर रही है। तो इतना जो सारा है, तो हम एक दूसरे की प्रेरणा ही है। जो आप बोल रहे हो कि आपको किसने प्रेरणा दी, जब हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में संघर्ष करने वाली इतनी महान थी वो कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ना, क्या हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जब आप उनका जर्नी देखते हो, जी उनको पढ़ते हो, उनको सोचते हो, उनकी उस टाइम की जो लाइफ स्टाइल के बारे में आप थॉट प्रोसेस में चले जाते हो, तो आपको लगेगा अरे मेरे आजू बाजू में तो कुछ भी नहीं है, एंड जर्नी निकल जाती है। तो उस तरह से वो है। दूसरी चीज़ है कि देखिए हर सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि जो अपने आजू बाजू का जो सर्कल होता है उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने बोला कि आप जब बाहर निकलते हो तो यू आर एन ऑफिसर, बिल्कुल आपको बस ऑफिस में आपको उसी टाइप्स का काम करना पड़ेगा, आपके कलीग्स के साथ आपको वही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वंस यू आर एंटरिंग इनटू द हाउस, सो योर रोल इज डिसअपियर्ड, you are not an officer at home. You are duty. you are a mother, you are a wife, you are a daughter, daughter-in-law, and you are everything. फिर आपको तो कुक भी बनना पड़ता है, काम वाली बाई नहीं आई तो काम वाली बाई भी बनना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल इन दैट सेंस ऑल्सो। तो उसमें हमें ये नहीं रहना चाहिए। तो मैं मतलब मेरी तो घर से एंट्री, जब भी मैं एंट्री करती हूँ तो शूज उठाने से शुरुआत हो जाती है। बच्चे इधर उधर कपड़े फेंके हुए रहते हैं, बुक्स कहीं रहते हैं, तो दैट आई एंजॉयड। ये मुझे हर बार मेरे हस्बैंड टोकते कि तुम ना एंट्री करती तुम्हारा शुरू हो जाता है। मैं अब क्या करूँ, दिन भर तो नहीं रहती तो करना तो पड़ेगा ही। तो वो चीज़ है। बट उसकी ना एक अलग रिक्वायरमेंट है। मैंने वही बोला ना कि जीवन में अच्छा कुदरत ने हमें वही दिया है। देखिए मदर तो हम ही बन सकते हैं, जेंट्स बन नहीं सकते। तो मुझे लगता है भगवान ने जो या नेचर ने हमें जो चीज़ दी है ना मदरहुड का, उसके साथ साथ उसने जिम्मेदारी भी दी हुई है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, और वो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए? ऐसे नहीं कि अरे मैं क्यों, मैं तो मेरा जरे मैं ऐसा कर, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा नहीं। वो नेचर ने बनाया है, उसको ना होल हार्टेडली उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको फील करो, एंड आप उसको एंजॉय करो, तो आपको ना कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। बिल्कुल। अब मैं एक बच्चों का जो एक होता है ना, एक छोटा सा चाइल्डहुड के टाइम का वो जो फेज, वो एंजॉय करने के बाद अभी मैं उनका वो टीनेजर एज वाला भी पीरियड ही फील करती हूँ। एंड अभी मुझे लगता है कि नहीं थी कि इसके बाद वाला भी एक अलग फेज रहेगा। अलग अलग स्टेजेस रहते। तो मुझे लगता है लाइफ का ना वो एक सर्कल है जिससे हर एक को गुजरना है, और उसके साथ साथ अलग अलग जिम्मेदारी आएंगी भी। बिल्कुल। तो ठीक है, लाइफ का वो पार्ट एंजॉय करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। आपने कोलीग्स की बात की, जिम्मेदारी की बात की, तो इतना हमने सुना है कि जितने आपके डिपार्टमेंट में औरतें हैं, आप उनकी जिम्मेदारी भी अपना कर्तव्य समझती हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का भेद, उनको आप सेफ्टी फील करवाती हैं। तो ये कहाँ से मतलब इतना जज्बा, कैसे मतलब आपको ये इतना इंस्पायर करता है कि आप, क्योंकि लोग कोई भी डिपार्टमेंट हो खुद के बारे में सोचते हैं सबसे पहले कि मैं सेफ हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ और मुझे दूसरों से क्या लेना। लेकिन आप अपने साथ साथ एक औरत होने के नाते दूसरी औरतों की भी अपनी डिपार्टमेंट में सेफ्टी, सिक्योरिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लिटरली एक इंस्पिरेशन है आप। इसके मतलब कैसे आता है ये? नहीं, मुझे आपने एक सही बोला। जैसे मतलब ये मानती हूँ मैं तो
पुलिस डिपार्टमेंट में काम जितनी भी महिलाएं कोई भी रैंक में करती है ना, मतलब वो आप पकड़ो टॉप से लेके कांस्टेबल तक, सब में ना करेज है. इट इज़ नॉट ए इजी टास्क. सीरियसली. अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं पुलिस की डिपार्टमेंट बहुत इजी फॉर द फीमेल ऑफिसर्स Right. बेसिकली, क्योंकि उसके ना ऑड टाइम्स है, और उस ऑड टाइम में ना उसको दोनों चीज़ बैलेंस करनी है, वर्क भी एंड फैमिली भी. जो मैंने बोला ना कि आप मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेलीगेट नहीं होती वो, है ना. आप बच्चों को अगर फीड करना है वो माँ को ही करना पड़ेगा, वो डेलीगेट नहीं किया जाएगा. तो उसमें ना उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है. एंड अभी उसमें काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स भी है पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसमें उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है, प्लस उनको जब भी वो प्रेग्नेंट रहती है तो जनरली नाइट राउंड्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं. तो मुझे लगता है कि हर एक फेज़ में उनको जो जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट में मिलनी चाहिए. इसीलिए हम उसका पूरा कोशिश करते हैं कि उनको मिलना चाहिए, वो उनका हक है. ओके. कि अभी अगर उनके साथ नहीं रहेंगे हम, तो देखिए कोई भी इंसान ऑफिस में 100% कंट्रीब्यूट कब करेगा, जब उसका परिवार भी घर पे शांत है. अगर वो शांति से नहीं है तो फिर उसका ऑब्वियसली काम के ऊपर इफेक्ट होता है. तो जनरली लीव उनको थोड़ी सी मिलनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है उनकी प्रॉपरली. बेसिक. उनको अगर कुछ इश्यूज है फैमिलीज के, तो उस टाइम पे उनको सहूलत देनी बहुत ज़रूरी होती है, तो देना बहुत ज़रूरी मानती हूँ. शारदा जी, जितनी भी महिलाएं ये पॉडकास्ट देखेंगी, यू नो, ऑलरेडी हम 2 महिलाएं यहाँ बैठे बैठे इंस्पायर हो चुके हैं. मतलब इतना जज्बा, इतना करेज कि काम को, फैमिली को, और एक तो ऐसा प्रोफेशन चुनना, यू नो, जहाँ पे ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है कि इसमें चुनना, इसमें सस्टेन करना, और फिर दूसरों की जिम्मेदारी, दूसरों की सेफ्टी भी लेना, स्पेशली विमेन. क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी औरतों को कि वो जज्बा, वो जुनून बरकरार रखे, डगमगाए नहीं, साहस और कर्तव्य ईमानदारी से भी करना है? क्या एक मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, आपने जितने भी सारे शब्द यूज़ किए इसी में ही सबको रहना बहुत ज़रूरी है. मतलब मेरा यही एक रहेगा सबको आज के दिन पे कहना कि खुद के ऊपर विश्वास रखिए. देखिए, जीवन में खुद के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. अगर आपको जिस लेवल पे रखा गया, आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी सिचुएशन में, खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, खुद की काबिलियत के ऊपर विश्वास रखिए, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप जीवन में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो, डरने का नहीं, साहस के साथ रहने का. और उसके लिए एक होता है ना कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज बहुत इम्पोर्टेंट है. आपका कंसिस्टेंट हार्डवर्क होना चाहिए. आपका जो काम आपने चुना है उसके लिए आपका राइट पर्पस क्या है, आप क्या सोच के लिए ये काम करना चाहते हो, इसके प्रति आपको क्या निष्ठा है आपकी, आप किस तरह से करना चाहते हो, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हो, आप देश के लिए क्या करना चाहते हो. और आपके हर एक्शन में आपको ये सोचना है कि मैं ये करूँगा तो किस तरह से मैं इसको किस मकाम पे लेके जा सकती हूँ. अगर उस सोच के साथ अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है जीवन में आपको मार्ग ज़रूर मिलेगा. और आपको देखिए, मेहनत में आपको करनी पड़ेगी. जो मैंने वही बोला कि कुदरत ने हमको वो काम दिया हुआ है, देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट. बट उसको ना आप मुझे लगता है वो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है महिलाओं ने. हम क्या करते हैं कि जितना भी स्ट्रेस आता है तो तुरंत थोड़ा सा चिड़चिड़ स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों पे चिल्लाना शुरू करते हैं, या फैमिली में भी ये इशू करते हैं. तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली चिड़ तो आती ही है आपको बट उसके साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा ना देखिए, मैं इसलिए बोलती हूँ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है. आपने थोड़ा सा, आप किसी भी फॉर्म में जो आपको पसंद आए, आपने मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है. आप जो फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ आपको मेंटल फिटनेस भी आ जाएगा, और आप अच्छी तरह से फिर आपकी वर्क लाइफ दोनों बैलेंस कर सकते हो, और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छी तरह से कर सकते हो. बट बहुत बार मैंने देखा है कि हम लोग बर्न आउट हो जाते हैं बहुत बार काम करते करते. मतलब इतना करते कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि उसके बाद लगता है कि बस अब छोड़ दो, इसके बाद और कुछ नहीं. बट थोड़ा सा उसी के लिए मैंने जो बोला ना आपको कि फिज़िकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है. और
खुद थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जी। एक होता है एक इन्वर्टेड कॉमा में ओन स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर Me आप घर time. पे भी रहते हो ना, मी टाइम बहुत ज़रूरी है। हम्म, आपको जब भी लगे कि नहीं अभी मेरा टाइम है, मैं किसी को नहीं दूंगी, यू कैन टेक दैट ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, it helps, जिसमें वो आपको खुद के बारे में सोचने का मौका देता है। हम्म, व्हाट इज़ योर लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हम्म, तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में, वो सारी चीज़ें आप उसमें सोच सकते हो। हम्म, तो मुझे लगता है महिलाओं को वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जिस दिन आपका मन करे नहीं काम करिए, बिल्कुल मत करिए। घर पे कुछ भी काम मत करिए, बिल्कुल। जस्ट मतलब हैव योर ओन टाइम। थैंक यू सो मच शारदा जी, आप आवाज इंडिया में आई, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, रियली थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। तो ये थी शारदा जी, जिन्होंने एक लाइन में सारा सार बयां कर दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी है। काम कोई भी कर रहे हो, प्रोफेशन कोई भी हो, डजंट मैटर, और उसके साथ साथ आपको हार्डवर्क होना भी जरूरी है। और अपने पेरेंट्स की कोई भी सीख जो आपने बचपन में या कॉलेज स्कूल बड़े होकर जब भी आपको ऐसा लगे कि ये सीख हमें अडाप्ट करनी जरूरी है, उसे अपने माइंड में बैठा कर रखिए। यू नेवर नो वो कहाँ काम आने वाली है, आपको बस महसूस करना है और उस सीख को आपको आगे बढ़ते हुए खुद आप देखेंगे। तो हम मिलेंगे आवाज इंडिया के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, जो कहीं ना कहीं हमें फिर से इंस्पायर करेंगे। लेकिन तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।